बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट की बात की थी और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। और हम आज के लेक्चर में इंसेंटिव को कवर करेंगे कि व्हाट आर द इंसेंटिव्स और इसमें क्या इश्यूज हैं जो देखने चाहिए। तो आज के लेक्चर पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू रीकैप द मेन टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। हमने कवर किया था बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर कंपनसेशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इनएडिक्वेट कंपनसेशन सिस्टम के, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि लिविंग वेजेस क्या है, फेयर वेजेस क्या है, इसको डिस्कस किया था हमने, और मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, टीम बेस्ड जो है रेम्यूनरेशन को डिस्कस किया था। और इसमें ये जो है मिनिमम वेज वो होता है कि मिनिमम जो है कि वर्कर की जो फूड, शेल्टर और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मींस उसको कवर करता हो, इतनी वेज हो और इतनी हो कि उसको आउटपुट वर्क जो है उसकी एफर्ट्स को भी कंपनसेट किया जाए और वो ताकि मोटिवेट हो। जबकि फेयर वेज का कॉन्सेप्ट था कि जो उस ट्रेड में उस जॉब की जो मार्केट में डोमिनेंट पे है, रेट है, उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए जो है रेम्यूनरेशन जॉब का या प्रिवेलिंग इन द कंट्री और या सिमिलर वर्क जो है इन अदर इंडस्ट्री उससे कंपैरेबल होना चाहिए। और लिविंग जो वेज का कॉन्सेप्ट था वो फेयर वेज से ज़रा हायर होती है, जिसमें ये नहीं कि बेयर एसेंशियल्स हैं जैसे फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इसके अलावा कुछ सोशल नीड्स हैं, फैमिली की नीड्स हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, मीन्स उसको भी कवर करता हो रेम्यूनरेशन प्लान, ताकि उसको लाइफ में कंफर्ट भी अवेलेबल हो। नॉट ओनली के उसने फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग नीड्स को पूरा करना है। और इसमें देखा था फिर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं रेम्यूनरेशन के। वी विल डिस्कस इट ब्रीफली बिफोर स्टार्टिंग दी टुडे लेक्चर। एंड थ्योरीज ऑफ रेम्यूनरेशन देखा था, फैक्टर्स देखे थे कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, और रेम्यूनरेशन मॉडल्स को डिस्कस किया था, और चैलेंजेस ऑफ रेम्यूनरेशन और स्किल बेस्ड एंड जॉब बेस्ड पे को देखा था हमने। सो वी विल रीकैप द मेन इश्यूज और टॉपिक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इसमें देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो पे से जो इनएडुकेट पे हैं, कि कंपनसेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो प्रॉपर कंपनसेशन होता है उसका मकसद होता है कि टैलेंट और कॉम्पिटेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए ताकि वो परफॉर्मेंस दें अपनी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है, अर्निंग्स हैं, वो भी बढ़ती हैं। अगर प्रॉपर कंपनसेशन सिस्टम ना हो और एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाइड हो अपनी पे से, सैलरी से, तो इसका दो जो हैं इफेक्ट्स हैं। एक वो है कि वो डिज़ायर फॉर मोर पे करेंगे, वो एफर्ट्स करेंगे कि उन्हें मोर पे ऑफर की जाए, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक्स करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस होंगी, या वो अपने न्यू जॉब के लिए सर्च करेंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएंगे एब्सेंट के आएंगे, एब्सेंटिज्म के आएंगे, टर्नओवर के आएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे। और दूसरा ये जब डिससेटिस्फाइड होते हैं तो उनको अपनी जॉब में अट्रैक्टिवनेस नहीं फील होती, जिसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड होते हैं जॉब से, और वो अपने इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब से एब्सेंट होते हैं और मोटिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं और इसके साइकोलॉजिकल विड्रॉल और इस तरह के इफेक्ट्स हैं। तो प्रॉपर जो कंपनसेशन सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय की मोटिवेशंस के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, जो अल्टीमेटली लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस या अर्निंग से। ये तो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पे डिससेटिस्फैक्शन। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं रेम्यूनरेशन के? रेम्यूनरेशन के बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स। एक होता है फाइनेंशियल कंपोनेंट, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस बेसिकली आवरली बेसिस पे जो आवर सिस्टम है कि एक आवर के इतने पे करने हैं, उसको वेजेस नॉर्मली कहते हैं। और जो मंथली बेसिस पे होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स, कैलकुलेशन जो होती है वो नहीं होती, तो उसको सैलरी कहते हैं। इंसेंटिव्स जो होते हैं, इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं, ग्रुप प्लान्स होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी से लिंक करते हैं कि एम्प्लॉय की आउटपुट कितनी है, उसको फिर एक्स्ट्रा पे दे के, इंसेंटिव दे के उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कंपनसेट किया जाता है और उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी के। फ्रिंज बेनिफिट्स में है
ग्रेजुएटी, कम्युलेटिव प्रोविडेंट फंड्स और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है। परक्विजिट्स जो होती हैं नॉर्मली जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती हैं, जिसमें कंपनी कार हो सकती है, क्लब मेंबरशिप, फर्निश्ड हाउस, स्टॉक ऑप्शंस स्कीम्स हैं। तो हम परक्विजिट्स को कवर करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए कौन कौन से परक्विजिट्स होते हैं। तो जॉब कंटेंट, ये जो है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होता है रेम्यूनरेशन का, जो जॉब कंटेंट से रिलेट करता है कि जॉब कितनी चैलेंजिंग है, उसमें करियर प्रोग्रेस कितनी है और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उसमें सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कितनी दी गई है, और वर्किंग कंडीशंस किस तरह की इन्वायरमेंट की जो है, वर्किंग इन्वायरमेंट किस किस्म का है, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉन फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन में आती हैं। ये हैं जो जॉब के कंटेंट से या जॉब से रिलेटेड होती हैं इटसेल्फ, कि कैसे जॉब डिज़ाइन की गई है और क्या वर्क कंडीशंस और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिज़ाइन की गई हैं, और जॉब में लर्निंग की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब डिसाइड करना होता है रेम्यूनरेशन को, तो इन्हें दोनों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं। फाइनेंशियल जो होते हैं मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होते हैं इटसेल्फ नो डाउट जो है मोटिवेशन से लिंक करते हैं, बट सिर्फ ये जो है मनी जो है नॉट ओनली दी मोटिवेटर, कि ये सिर्फ मोटिवेटर नहीं है, ये सिर्फ नहीं फैक्टर जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, रादर कि कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो जिस जॉब को करते हुए वो चैलेंज फील करे, जिस जॉब को करते हुए वो इंटरेस्टिंग फील करे, उसे सुपरविजन हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो जब ये सिलेक्शन करती है, चॉइस करती है ऑर्गेनाइजेशन, रेम्यूनरेशन प्लान बनाती है, डिसाइड करती है रेम्यूनरेशन, तो उसके लिए उसे ऐसा कम्बिनेशन रखना चाहिए जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को दोनों को देखा जाए, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो रेम्यूनरेशन मॉडल में था कि जॉब डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे देखा जाता है कि इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या टास्क इन्वॉल्व हैं, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो उसको देखते हुए जो है रेम्यूनरेशन डिसाइड की जाती है। फिर जॉब एवेल्युएशन है जिसमें वर्थ देखी जाती है, एवेल्युएट किया जाता है कि जॉब की क्या वर्थ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब। जॉब हियरार्की क्या है कि जॉब की जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेयर में आ रही है, उसकी हियरार्की क्या है। जैसे फॉर पब्लिक सेक्टर में ग्रेड 17 है, ग्रेड 18 उससे अबव है, ग्रेड 19, ग्रेड 20। तो जो ग्रेड 17 की पे होती है वो कम होती है ग्रेड 18 से, इसी तरह ग्रेड 18 की 19 से कम होगी, क्योंकि वो 19 जो हियरार्की में ऊपर आ रहा है ग्रेड 18 से। तो ये हियरार्की भी है, इसको भी देखते हुए जॉब जो है उसकी रेम्यूनरेशन सेट की जाती है। पे सर्वे है, इसमें सर्वे किया जा सकता है कंपेटिटर्स क्या दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं इसी जो सिमिलर टास्क या वर्क या जॉब के लिए। इसमें है कि जो बिजनेस मैगजीन है उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से जो एम्प्लॉयर्स हैं क्या पे कर रहे हैं। तो उसके बाद प्राइसिंग की जाती है जॉब्स की बेस्ड ऑन दी पॉइंट सिस्टम, उसको एक पॉइंट्स दिए जाते हैं और जो प्रीडोमिनेंट वेज सिस्टम है उसको देखते हुए उसको पे लेवल सेट किए जाते हैं और पे ग्रेड्स डिफाइन किए जाते हैं। पे ग्रेड्स में ये होता है कि बहुत सी जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो एक सिमिलर उसमें आ रही होती हैं उनको एक मर्ज करके एक ग्रेड में फिट किया जाता है। तो इसका बेनिफिट होता है कि हर जॉब के लिए अलग कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन प्लान होगा, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो जो ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हियरार्की पे होंगी, एक लेवल पे होंगी, या जिनकी वैल्यू एक सिमिलर वर्थ होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उन जॉब्स को मर्ज करके एक जो है ग्रेडिंग सिस्टम में ला के तो मल्टीपल जॉब्स का एक पे सेट कर दी जाती है। तो ये इश्यूज हैं और ये स्टेप्स हैं जो रेम्यूनरेशन मॉडल में है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में बेसिकली देखना होता है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कौन से हैं,
इसमें हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अभी तो इसको देखना होता है। सैलरी रिव्यूज़ हैं, उसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू करनी होती है सैलरी बेस्ड ऑन दी कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आई हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आई हैं, या किस जो जॉब की वर्थ में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पे सीक्रेसी का इश्यूज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इशू भी फेस करना पड़ता है कि वो पे को ओपन करें या सीक्रेट रखें। मोस्टली जो फैमिली ऑन बिजनेस होते हैं उसमें पे को सीक्रेट रखा जाता है, मगर इसमें जो है आर्ग्यूमेंट हैं जो कुछ लोगों का, वो ये कहते हैं कि पे को ओपन होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि उनको कैसे रिवॉर्ड किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे कंपनसेट किया जा रहा है, उनकी सैलरी में क्या क्या जो है कंपोनेंट्स हैं। एलिटिसिज्म की बात की और एजिलिटेरियनिज्म की बात की। एलिटिसिज्म में ये होता है कि डिफरेंट पेज होती हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, और इसमें जो है एजिलिटेरियनिज्म में जो है जो नंबर ऑफ जॉब्स के लिए एक जो है पे सेट की जाती हैं। तो इसमें जैसे कि अभी हमने बात की ग्रेडिंग सिस्टम की, तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें जॉब ग्रेडिंग हो सकती हैं कि मल्टीपल जॉब्स के लिए एक पे सिस्टम हो। तो कंपैरेबल वर्थ है कि उसकी जो वर्थ है जॉब की या नेचर ऑफ जो वर्क हैं उसकी जो है इन इंडस्ट्री में जो सिमिलर वर्क हैं या जो पॉइंट वैल्यू सिस्टम पे जो उसकी जो वर्थ आई है, तो जो सैलरी किसी और प्रोफेशन में सिमिलर टास्क या एम्प्लॉय के लिए वर्कर के लिए सेट हुई है, तो वही जो पे है वो इस जॉब के लिए भी इंडिविजुअल के लिए होनी चाहिए। मींस देयर इज शुड बी अ कंपैरेबल वर्थ कि फॉर एग्जांपल ऑटो मैकेनिक हैं और जो है इलेक्ट्रीशियन हैं, तो फॉर एग्जांपल इनकी जो है एक उसमें आ रहे हैं एक नेचर ऑफ टास्क या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं मैच करते हैं, तो देयर शुड बी अ इक्वल पे और कंपैरेबल वर्थ होनी चाहिए। बिलो मार्केट और अबव मार्केट पे में, बिलो मार्केट में ये है कि मार्केट में जो प्रेडोमिनेंट रेट है उससे कम देनी है या अबव मार्केट सैलरी देनी है। तो अबव मार्केट में ये इशू ये है कि जब अट्रैक्ट करना होता है टैलेंट को, तो डेफिनेटली अबव मार्केट पे ऑफर करनी पड़ती है या एटलीस्ट कम्पिटिटिव जो है मार्केट बेस्ड सैलरीज ऑफर करनी पड़ती हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है? नो डाउट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है कि जब भी रेम्यूनरेशन सेट की जाए, इसकी वजह से जब एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन होती है तो उसकी वजह से उसकी जो क्या मोटिवेशन होती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है रेम्यूनरेशन के बारे में जो उसे ऑफर किया जा रहा होता है, उससे वो अवेयर होता है और सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उसकी पार्टिसिपेशन होती है। फिर स्किल बेस्ड और जॉब बेस्ड पे देखा था हमने। स्किल बेस में बेसिकली स्किल्स को जो है स्किल की बेसिस पे रेम्यूनरेट किया जाता है, जॉब बेस में जॉब की बेसिस पे किया जाता है। तो इसमें जो स्किल बेस में फोकस होता है वो होता है कि एक्विजिशन ऑफ मोर स्किल्स एंड नॉलेज, क्योंकि उसकी बेसिस पे रेम्यूनरेशन सेट की होती हैं। और जॉब बेस में जो होता है जो जॉब होती है उसकी जो होती है वर्थ होती है और उसी की बेसिस पे वेजेस सेट होती हैं। और जो स्किल बेस में स्किल की इंपॉर्टेंस होती है और स्किल की बेसिस पे सेट की जाती है। तो ये इश्यूज हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को देखने चाहिए जब रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना हो। नो वी कम टू द लेक्चर, और इसमें हम बात करेंगे इंसेंटिव पेमेंट्स की, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे कि इंसेंटिव्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। Now we discuss this in detail further. Incentives क्या हैं? Incentive payments are monetary benefits paid to employee in recognition. दोबारा शुरू करें। इंसेंटिव पेमेंट्स क्या हैं? इंसेंटिव पेमेंट्स आर मॉनेटरी बेनिफिट्स पेड टू एम्प्लॉय इन रिकग्निशन ऑफ हिज और हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये जो होते हैं इंसेंटिव पेमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली मॉनेटरी बेनिफिट होती है जो लिंक करती है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से।
कि उसकी कितनी परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स की बेसिस पे कंपनसेट किया जाता है, एम्प्लॉय को रिवार्ड किया जाता है। इसको वेरिएशन रिवार्ड्स भी कहते हैं और या पेमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं। वेरिएशन रिवार्ड्स ये हैं कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं और बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। जिस इंडिविजुअल की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, डेफिनेटली उसको इंसेंटिव्स भी ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, या जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको अच्छी पेमेंट्स की जाती हैं। तो इसमें वेरिएशन है, तो ये जो है वेरी करेगी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। अनलाइक वेजेस एंड इंसेंटिव्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये बेसिकली पर्पस क्या होता है इंसेंटिव्स का? इंसेंटिव्स का बेसिक पर्पस यही होता है कि जो परफॉर्मेंस है उस एम्प्लॉय की, उसको इंक्रीज़ किया जाए। जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे तो अल्टीमेटली ही और शी नीड सम रिवॉर्ड फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स और परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली होता है कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मोटिवेट करना है। इट हैज़ मोटिवेशनल इफेक्ट कि उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो, उन्हें पता हो कि अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, अल्टीमेटली वो हैं गेन करेंगे, उससे उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कम होता है। जब अच्छे जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि कम एब्सेंट हों, काम पे ज़्यादा आए, ताकि जितना काम करेंगे उन्हें उतना ही मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। उसकी वजह से उनका टर्नओवर कम होगा, वो छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन कम जाएंगे अगर वो समझते हैं कि जो प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं। तो इससे क्या होता है, एक और फ़ायदा जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज बेहतर अंदाज में की जा सकती हैं। जो भी इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, उनकी यूजेज बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जो एम्प्लॉय हैं वो एफर्ट करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, तो अच्छा यूज़ होता है, ये अच्छी यूटिलाइजेशन होती है इक्विपमेंट की। और जो ये वर्कर के जो स्किल्स होते हैं वो अपने स्किल्स को यूज़ करता है और मशीन या टूल को यूज़ करते हुए प्रॉपर वे में और ज़्यादा प्रोडक्शन जनरेट करता है। तो इससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो मींस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है, जिससे जब और जो इंडिविजुअल है इफेक्टिव वे में इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है और स्किल्स को यूज़ करता है, तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट अल्टीमेटली डिक्लाइन करती हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में उन्हीं इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा रही होती है। तो जब हम डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट से, तो उससे अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिक्रीज करती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है, हायर प्रॉफिट वो अर्न करती है ड्यू टू इंसेंटिव सिस्टम बिकॉज और इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एम्प्लॉय मोर प्रोडक्टिव होते हैं। प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम, हम इनके इंसेंटिव सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ पे बात करेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं कि क्या जो है प्री कंडीशन हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं कि एक अच्छा इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो। उसके लिए नंबर 1 इज़ मोस्ट नेसेसरी कि एम्प्लॉयज़ की कोऑपरेशन होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ की इनपुट होनी चाहिए वाइल सेटिंग इंसेंटिव्स, और उनसे पूछा जाए, उनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग द इंसेंटिव सिस्टम। जब उनको पता होगा कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं और कैसे उनकी जो एक्स्ट्रा जो परफॉर्मेंस हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी इंसेंटिव सिस्टम
की तरफ। रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड नेसेसरी टूल्स एंड फैसिलिटीज़, इसमें सेकंड इशू ये है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएं वर्क के वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ह्यूमन कैपेबल होना चाहिए कि वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। तो रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव दैट स्टैंडर्ड्स, कि वो स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए जाएं कि इंडिविजुअल अचीव ही ना कर सके, जिसकी वजह से मे बी वो मोटिवेट हो सके जब अचीव ना हो और उसे इंसेंटिव ना मिल रहा हो उसकी एफर्ट का। तो रियलिस्टिक होने चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए और जो टूल्स और इक्विपमेंट जो उनको अवेलेबल हैं उसमें रियलिस्टिक उसमें सेटिंग्स में स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, ताकि वो एक उन्हें पता हो कि हम ये जो स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट किए गए हैं दैट आर अचीवेबल एंड नेसेसरी टूल्स एंड फैसिलिटीज़, उन्हें फिर उसके बाद नेसेसरी टूल्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए वर्कर को, ताकि वो स्टैंडर्ड को अचीव कर सकें। इनडायरेक्ट वर्कर्स लाइक सुपरवाइज़र, हेल्पर्स एंड स्टोर कीपर शुड आल्सो बी गिवन बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव सिस्टम। अच्छा, जब हम इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें हैं प्रोडक्शन पे, जैसे है बेस कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस है और बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वो डिटरमिन हो रही है इंसेंटिव। तो उसके बाद जो सुपरवाइज़र हैं, हेल्पर्स हैं, स्टोर कीपर हैं, कैंटीन स्टाफ है, वो भी तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वर्कर को, तो उनको कैसे इंसेंटिव से अलग रखा जाए। तो ये एक इशू है कि जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, जिनकी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उनकी प्रोडक्टिविटी कि उन्होंने किस टाइम पीरियड में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो उनके लिए ये नहीं कि उनके लिए इंसेंटिव नहीं देना, अल्टीमेटली दे आर गिविंग सपोर्ट टू दी वर्कर्स। जो कैफेटेरिया स्टाफ है जैसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर कीपर्स जो है इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, हेल्पर्स जो है टूल्स और उसमें हेल्प आउट कर रहा है, सुपरवाइज़र मॉनिटर कर रहा है, उनकी आल्दो की प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मगर कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस होना चाहिए कि इंसेंटिव सिस्टम में उनको भी बेनिफिट दिया जाए, अदरवाइज दे विल फील डीमोटिवेटेड और वो फिर कॉपरेट ना करें जो है वर्कर से। तो इससे ओवरऑल जो वर्क इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो इनडायरेक्ट वर्कर्स को भी जो इंसेंटिव जब सेट करते हैं सिस्टम, तो उसमें इनको भी है बेनिफिट देना चाहिए। कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, डेफिनेटली विदाउट कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट कोई भी इंसेंटिव सिस्टम है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो जो भी इंसेंटिव सिस्टम हो उसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन हो, कोऑपरेशन भी हो और टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए। केयरफुल प्लानिंग, वेल प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, जो है इंसेंटिव सिस्टम उसको केयरफुली प्लान करना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या इश्यूज हैं, अर्निंग्स पे उसके क्या इम्पैक्ट होगा प्रोडक्टिविटी का, कितनी प्रोडक्टिविटी हो तो कितनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी बेसिस पे जो है वो इंसेंटिव सेट करने चाहिए और उसे प्रॉपर जो है टीच करना चाहिए वर्कर्स को हाउ टू अचीव स्टैंडर्ड, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन एंड हाउ देयर एक्स्ट्रा एफर्ट विल बी रिवॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। तो केयरफुल प्लानिंग से ये होगा कि कॉस्ट एडवांटेज भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं तो आया कि इसका प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस या जो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो उसके अगेंस्ट अगर इंसेंटिव सेट किया जाएगा तो डेफिनेटली उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ सेव करेगी। देयर शुड बी क्लियर लिंक बिटवीन आउटपुट एंड रिवॉर्ड, तो और आउटपुट जो उसकी है वर्कर की और रिवॉर्ड, उसमें क्लियर इस्टेब्लिश लिंक होना चाहिए, उसे पता हो कि ये आउटपुट है और ये रिवॉर्ड है। Number 7, setting and reviewing specific objectives and incentives of each employee periodically. Setting and reviewing specific objectives and incentive of each employee periodically. उसमें period to period, from time to time, ये है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंसेंटिव्स हैं हर एम्प्लॉय की, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू करनी चाहिए। और नंबर 8 और लास्ट वन इज़ दैट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, कि जो इंसेंटिव सिस्टम हो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वर्कर को ना समझ आए और मैनेजमेंट जो उसको एग्जीक्यूट कर रही है उसे भी प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो कैलकुलेट करने का।
कि इंसेंटिव क्या ऑफ़र किया जाए, क्या बेनिफिट्स अब ये एम्प्लॉय जो हैं एंटाइटल हैं इतनी प्रोडक्शन पे। तो इजी टू अंडरस्टैंड बोथ फॉर बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट एंड इजी टू कैलकुलेट, के कैलकुलेट करना आसान हो। ये तो बात की प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम्स, और हमने देखा कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है जो इंसेंटिव सिस्टम का एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे, परफॉर्मेंस पे और मोटिवेशन पे, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसे गेन करती हैं फ्रॉम इंसेंटिव सिस्टम, प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम। मगर उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंसेंटिव सिस्टम के। इट वुड बी मोर फेयर टू डिस्कस दीज डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव सिस्टम। तो इसमें एक डिफ़िकल्टी ये है, जब प्रोडक्शन बेस पे, आउटपुट बेस पे अगर एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया जाए तो उसमें जो उनका फोकस होता है वो मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना होता है। तो जिसकी वजह से एक इशू जो आ सकता है वो क्वालिटी का इशू है। वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हुए सिर्फ अपने इंसेंटिव्स के लिए वर्कर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड मिलें, वो ज़्यादा अर्निंग्स कर सकें। तो एक इशू ये है कि जब वो फोकस होते हैं टूवर्ड्स टोटली प्रोडक्शन तो उसमें फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एक तो ये इशू है। फिर ये है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं या जैसे ओल्ड एज वर्कर हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बराबर नहीं होती, तो दे मे बी फील डिससेटिस्फाइड उस जो इंसेंटिव सिस्टम से हैं, क्योंकि वो जो है स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन आउटपुट का वो अचीव ना कर सक रहे हों या उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ ना हो, जिसकी वजह से उनमें जेलसी हो सकती है कि उनके जो कुलीग्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हैं, जो एफिशिएंट वर्कर हैं, जो इफेक्टिव हैं, जो मोर कैपेबल है, वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और वो कम अर्निंग कर रहे हैं। तो एक फैक्टर ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और एक इशू ये हो सकता है कि जब कोई न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो रेजिस्ट करें, में भी वो फील करें कि वो जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई मशीन आएगी, उन्हें उससे यूज़ टू होते हुए उसमें उनको स्किल्स हासिल करते हुए टाइम लगेगा, जिसकी वजह से उनको इंसेंटिव्स जो हैं फॉर द टाइम बिंग उनको नहीं मिलेंगे। तो जिसकी वजह से वो जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करेगी उसको रेजिस्ट करेंगे। तो ये एक फैक्टर है इंसेंटिव सिस्टम्स का। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंसेंटिव सिस्टम का। और दूसरा ये है कि कैसे स्टैंडर्ड आउटपुट सेट की जाए, ओवर रेट कैसे सेट किए जाएं, कि पर आवर रेट कैसे सेट किए जाएं। तो ये भी एक इशू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे सेट की जाए जो है किसी भी यूनिट की, और क्या रेट सेट किए जाएं एम्प्लॉयज़ और वर्कर के लिए। उसके बाद एक इशू ये है हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फील करते हैं कि उन्होंने इतना अर्न करना है, उसके बाद कम टाइम पे उन्होंने एफर्ट की और उसके बाद इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो बेसिक नीड थी मनी की, फॉर एग्जांपल उन्होंने अचीव कर ली। तो उसके बाद मे बी वो मोटिवेटेड अनफ ना हो कि एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए और एफर्ट करें। तो ये बड़ा एक है जो हर एक का मोटिवेशनल लेवल और जो मॉनेटरी जो रिवॉर्ड्स हैं उनकी नीड जो है वेरी करती हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ एम्प्लॉय जो होंगे वो ये कि वो एक एफर्ट करेंगे विद इन दी लिमिटेड टाइम पीरियड, वो अपने जो उनकी जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है विद मॉनेटरी रिवार्ड, वो एक जो वो अर्निंग करना चाहते हैं, जब वो अर्निंग कर लेंगे तो मे बी वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें, वो समझें कि हम बस इतना कमा लिया है, इतनी अर्निंग हो गई है, तो मे बी वो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मोटिवेट ना हो, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम का भी एक जो है अंदेशा होता है। और लास्ट इशू ये है कि एक स्टैंडर्ड जब सेट करते हैं, बेसिकली इंसेंटिव सिस्टम ऑपरेट करता है इस मैकेनिज्म के थ्रू कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इतनी जो है आउटपुट है और उससे एक्स्ट्रा जो आउटपुट है उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करके रिवॉर्ड किया जाता है एक्स्ट्रा आउटपुट को। तो कुछ वर्कर्स होते हैं मे बी वो फील करें कि ये जो उनकी स्टैंडर्ड आउटपुट है दैट आर मींस कि वो जो है मैक्सिमम है जो वो अचीव
करेंगे और वो करना चाहेंगे। तो जब वो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव कर लेते हैं तो मे बी दे डोंट फील टू प्रोड्यूस मोर, दे डोंट फील टू और मोटिवेट टू प्रोड्यूस मोर, और वो एक फील कंफर्टेबल करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि उन्होंने ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हासिल कर लिया है, तो उससे एक्स्ट्रा के लिए वो एफर्ट ना करें। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। और जो हैं डेफिनेटली इन डिसएडवांटेजेस के साथ एडवांटेजेस भी हैं इंसेंटिव सिस्टम के, तो इनको देखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग इंसेंटिव स्कीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। Now we discuss types of incentive schemes। कौन सी इंसेंटिव स्कीम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जिसकी बेसिस पे जो हैं वर्कर को रिवॉर्ड किया जाता है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। एक नंबर 1 में है इनकम्स वेरिंग इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। आउटपुट के साथ जो है जो उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज करती है। इसमें एक है स्टेट पीस वर्क मेथड। पर यूनिट रेट इज फिक्स्ड and total earning is calculated by multiplying to total unit of output and rate of per unit। तो इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगा कि इस सिस्टम में कैसे इंसेंटिव्स कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड जो है टाइम है वो है 10 आवर्स किसी की भी जॉब के लिए, और उसके लिए रेट पर आवर जो है इज इक्वल टू, फॉर द सिंप्लिसिटी फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग वी सेड दैट 1 रुपी। जो स्टैंडर्ड टाइम है टू कंप्लीट स्पेसिफिक जॉब वो 10 आवर्स हैं और जो रेट पर आवर है एम्प्लॉय का वो है 1 रुपीज़। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? केस 1 लेते हैं हम। इसमें जो है जो एम्प्लॉय ने टाइम लिया है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 और उसकी जो रेट थे वो पर आवर 1 थे, तो अर्निंग उसकी कितनी हुई? तो अर्निंग उसकी हुई 10 इंटू 1, 10 रुपीज। तो ये तो एक इक्वेशन बन गई उसके केस 1 सिंपल केस। 10 आवर्स जो था स्टैंडर्ड जो टाइम था एक टास्क को कंप्लीट, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, फॉर द इजियर अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि जैसे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी 10 आवर्स रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड टाइम है, और उसके बाद जो इंडिविजुअल का जो है एम्प्लॉय का जो रेट पर आ रहा है वो 1 है। तो उसने जो टाइम लिया वो 10 आवर्स ही लिया है, उसकी अर्निंग्स क्या हुई 10 इंटू 1। अब केस 2 लेते हैं, उसमें जो है वो टाइम टेकन जो है वो 8 आवर्स है। उसने एफिशिएंसी से काम किया और उसने 8 घंटे में अपना वो जो काम था वो कंप्लीट किया, तो उसकी अब अर्निंग्स कितनी होंगी? उसकी अर्निंग्स होंगी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो अब जो उसको 8 आवर्स के काम के 10 रुपीज़ जो हैं वो उसको दिए गए, बिकॉज उसने जो स्टैंडर्ड से कम पे वो अपना काम कंप्लीट किया और उसे स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से पे किया गया। अब केस 3 में देखें, टाइम टेकन 12 आवर्स। उसने एक काम जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 10 आवर्स में एक जॉब थी वो कंप्लीट करनी थी, उसने 12 आवर्स लिए, तो उसको अर्निंग्स कितनी होंगी? अर्निंग्स उसकी होंगी इफ टाइम वेजेस आर नॉट
गारंटेड। अगर उसे टाइम वेजेस गारंटी नहीं की गई तो उसको सिर्फ पे होंगी जो वो होगा स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से प्लस उसके जो अपने 1 आवर रेट है। इसका मतलब है कि उसे 10 रुपीज़ पे किए जाएंगे बिकॉज टाइम वेजेस जो उसके नंबर ऑफ आवर्स को कंपनसेट नहीं किया गया या टाइम वेजेस थी उसको गारंटी नहीं किया गया। अब हम इसी का केस लेते हैं जिसमें उसने एक काम 12 आवर्स में कंप्लीट किया और उसकी जो रेट पर आवर है वो 1 रुपीज़ हैं और उसको टाइम वेज गारंटी किया गया कि जितना वो आवर्स काम करेगा उसको उतना कंपनसेट किया जाएगा। तो इस केस में 12 इंटू 1 उसकी जो अर्निंग होंगी 12 रुपीज़ होंगी क्योंकि इस केस में उसे जो है वो गारंटी किया गया था कि टाइम जितना स्पेंड करेगा उतने पर आवर के हिसाब से उसे पे किया जाएगा। तो उसने 12 आवर्स लिए एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए और लिहाजा उसे 12 आवर्स के हिसाब से 1 रुपी जो उसकी स्टैंडर्ड रेट था पर आवर उसके हिसाब से उसे 12 रुपीज़ अर्निंग हुई। केस 4 में उसने 12 आवर्स लिया। टाइम टेकन जो है उसका वो 12 आवर्स ही हैं मगर उसे जो है अर्निंग्स जो होंगी इन केस उसे टाइम वेज गारंटी किया गया था कि जितना टाइम वो स्पेंड करेगा उसे उतना ही पे किया जाएगा। तो इफ़ टाइम वेजेस आर गारंटेड तो उसमें उसे पे किया जाएगा 12 आवर्स के हिसाब से और जो उसके अपने रेट हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रुपीज़ उसको पे किया जाएगा। तो दीज आर दी फोर केसेस। केस 1 में उसने टाइम टेकन जो स्टैंडर्ड था वो 10 आवर्स था वो उसने अचीव किया, उसकी अर्निंग 10 इंटू 1 हुई। उसके बाद उसने स्टैंडर्ड आवर्स से कम पे काम कंप्लीट किया और उसे अर्निंग्स स्टैंडर्ड टाइम जितना कंप्लीट करना था उसकी उसी बेसिस पे किया गया। फॉर एग्जांपल 10 इंटू 1 10 रुपीज़। तो ये उसको मींस इंसेंटिव की फॉर्म में एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है। उसने काम कम किया 8 आवर्स किया मगर टास्क अचीव कर लिया था, जो स्टैंडर्ड था अचीव कर लिया था, लिहाजा उसको 10 आवर्स की बेसिस पे पेमेंट कर दी गई। केस 3 में ये कि वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है, स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल 12 आवर्स लिए उसने और टाइम वेजेस आर नॉट गारंटेड। उन्हें वर्कर को बताया गया था कि उनको एक्स्ट्रा टाइम का नहीं पे किया जाएगा, जो 10 आवर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं अगर उससे ज़्यादा लिया तो उन्हें स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से पे किया जाएगा। तो इस केस में उनको सिर्फ 10 रुपीज़ इन वर्कर को दिए जाएंगे। और केस 4 में अगर उसको टाइम वेजेस आर गारंटेड, उसे गारंटी किया गया है कि उसे टाइम के हिसाब से पे किया जाएगा, पर आवर की बेसिस पे कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो उसने ज़्यादा टाइम लिया एक टास्क को करने के लिए तो उसे मीन एक्स्ट्रा एफर्ट, उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो उसे उसने जो आवर्स उसने अपने वो लगाए हैं किसी जॉब पे उसके हिसाब से उसके रेट के हिसाब से 12 रुपीज़ पे कर दिया जाएगा। तो ये तो है स्ट्रेट पीस वर्क मेथड्स। नो इसी केस में दूसरा जो इनकम वेरिंग इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट में है स्टैंडर्ड आवर सिस्टम है। इसमें स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, अ वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज टाइम रेट। एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि एक जॉब को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी जॉब को करने के लिए वो 10 आवर्स सेट है और जो रेट है आवर रेट है वो है एम्प्लॉय का 1 रुपी। अब इसकी बेसिस पे कैलकुलेशन होती हैं। केस 1 हम लेते हैं सिंपल केस। इसमें जो है वर्कर ने किसी जॉब को करने के लिए टाइम टेकन जो है उसका वो 10 आवर्स है और उसके रेट कितने हैं 1 आवर। तो उसकी अर्निंग कितनी होंगी, सिंपल 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो एक तो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि ये स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए और ये रेट है पर आवर का। तो ये सिंपल केस 1 हो गया जिसमें उसने 10 आवर स्टैंडर्ड अचीव किया
और जो टाइम था रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टाइम उसमें अचीव किया, उसको उसके 1 आवर के हिसाब से पे हुआ और उसे टोटल 10 रुपीज़ की अर्निंग हुई। अब केस 2 लेते हैं। उसमें क्या किया उसने, टाइम टेकन जो है वो उसने 8 आवर्स किया, उसने स्टैंडर्ड से पहले वो जॉब कंप्लीट की। और तो फिर उस केस में उसकी अर्निंग क्या होगी, उसकी अर्निंग होंगी 10 इंटू 1, जो उसके अपने रेट हैं 10 रुपीज़, और 10 जो था स्टैंडर्ड टाइम था। आया कि उसने जल्दी काम कंप्लीट किया, मगर उसको जो पेमेंट हुई वो स्टैंडर्ड टाइम जो रिक्वायर्ड था उसकी बेसिस पे हुई, तो उसकी अर्निंग जो है 8 आवर्स की 10 रुपीज़ हो गई। अब केस 3 लेते हैं। अब उस एम्प्लॉय ने जो टाइम टेकन है वो 12 आवर्स लिया, उसने जो काम कंप्लीट किया वो 12 घंटे में किया, जबकि जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 10 आवर्स था। तो उसकी अर्निंग कितनी होंगी, उसकी अर्निंग होंगी, इसमें दो केसेस हैं। इफ टाइम वेजेस आर नॉट गारंटीड, अगर उसे टाइम की बेसिस पे टाइम वेज गारंटी नहीं की गई तो उसे पेमेंट सिंपल 10 आवर्स के हिसाब से होगी, +1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो उसकी जो अर्निंग होगी जो वो 10 रुपीज़ होगी, क्योंकि उसे टाइम वेजेस आर नॉट गारंटीड, उसे एक्स्ट्रा टाइम जो उसने लगाया है उसकी पेमेंट गारंटी नहीं की गई थी। एक तो ये हो गया। अगर उसे केस 4, अगर उसे पेमेंट जो है एक्स्ट्रा टाइम की गारंटी की गई थी, टाइम वेज गारंटी किया गया था, तो उसने फॉर एग्जांपल टाइम टेकन किया है इज इक्वल टू 12 आवर्स, तो और उसके रेट हैं 1 आवर पर, तो उसको अर्निंग्स जो होंगी वो अपना सिंपल रेट पे होंगी, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़, बिकॉज उसे टाइम वेजेस आर गारंटीड, उसे गारंटी किया गया था कि आप जितना टाइम लगाएंगे, जितने पर आवर लगाएंगे, उस आवर के हिसाब से पेमेंट होगी। तो ये 4 सिंपल केसेस हैं। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है, बताया जाता है कि ये यूनिट प्रोड्यूस करने में या कि ये जॉब परफॉर्म करने में, कंप्लीट करने में ये टास्क 10 आवर्स का टाइम है, रेट पर आवर के 1 रुपी हैं। केस 1 में क्या किया कि टाइम टेकन सिंपली स्टैंडर्ड अचीव किया और उसे 1 आवर के हिसाब से पे कर दिया गया और अर्निंग 10 हुई। अब उसने टाइम टेकन केस 2 में 8 आवर्स किया, अपने स्टैंडर्ड से पहले टास्क अचीव कर लिया, तो उसको जो अर्निंग होगी स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से होगी, जो रिक्वायर्ड था स्टैंडर्ड टाइम उसके हिसाब से होगी, प्लस उसके जो रेट थे 10 रुपीज़। उसने 8 आवर्स में 10 रुपीज़ कमाए। और केस 3 में अगर उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, अगर उसको टाइम वेजेस आर नॉट गारंटीड, वेजेस जो हैं उसमें टाइम वेजेस आर नॉट गारंटीड, उसे टाइम की जो है पर आवर का गारंटी नहीं किया गया था कि जितना एक्स्ट्रा करेंगे पर आवर उतनी पेमेंट करेंगे, तो उसको सिंपल जो स्टैंडर्ड रेट था, टाइम था, उसकी बेस पे कैलकुलेशन करके 10 रुपीज़ दिए जाएंगे। जैसे कि इस केस में स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर था, तो 10 इंटू 1 10 रुपीज़। अगर उसे टाइम वेजेस आर गारंटेड, उसे कहा गया था कि जितना एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी, उसने आया कि 12 आवर्स में अचीव किया एक टास्क, तो उसे जो 12 घंटे जो उसने काम किया इंटू 1 उसका रेट 12 रुपीज़ उसको अर्निंग होंगी। ये तो है स्टैंडर्ड आवर सिस्टम। इसमें है अब जो है अर्निंग वेरिंग proportionally less than output. Now second is earning varying proportionality less than output. इसमें हेज़ले प्लान है। हेज़ले प्लान जो है उसमें बोनस इज पेड टू वर्कर ऑन टाइम सेविंग्स। द बोनस विल बी हाफ ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो इसमें जो होता है जितना एक जो टाइम होता है अगर वो सेव करता है एक जॉब को करते हुए, तो उसको जो एक्स्ट्रा टाइम सेविंग है उसकी जो हाफ जो है उसकी जो रेट है उसका पेमेंट की जाती है। अब इसको हम थ्रू कैलकुलेशन देखते हैं कि ये कैसे की जाती है हेज़ले प्लान में। स्टैंडर्ड टाइम था एक जॉब का वो 10 आवर्स है कि स्टैंडर्ड टाइम है जो 10 आवर्स है। अब उसकी उस पे उसका जो रेट है
रेट पर आवर है, टू मेक इट सिंपल ओनली 1 रुपी है। तो अब हेजले प्लान में कैसे कैलकुलेशन करेंगे इंसेंटिव्स की? केस 1 हम लेते हैं, उसमें जो है टाइम टेकन जो है वो 10 आवर्स है। जो स्टैंडर्ड टाइम था उसी में उसने टास्क कंप्लीट किया, तो उसकी अर्निंग्स कितनी होंगी? 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो जो वर्कर की अर्निंग्स हैं वो 10 रुपीज़ हैं कि स्टैंडर्ड टाइम में उसने अचीव कर लिया अपना काम, तो उसके रेट के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। अब सेकंड केस में टाइम टेकन है जो उसने वो है 12 आवर्स लिया है, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो उसकी अर्निंग्स होंगी 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 रुपीज़। ये तो हो गया सिंपल। इसमें टाइम वेजेस आर गारंटीड, तो उसने जितने घंटे लगाए उतने हिसाब से पर आवर के हिसाब से उसे पेमेंट होगी। अब हम लेते हैं केस 3, इसमें एक्चुअली उसने जो है टाइम टेकन है वो 8 आवर्स लिया है, और जबकि स्टैंडर्ड टाइम जो था वो था 10 आवर्स। उसने अपनी टास्क जो है कंप्लीट किया है बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम। तो अब उसे इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा? अर्निंग्स उसकी क्या होंगी? इन दिस केस 8 इंटू 1, एक तो वो जो 8 आवर्स लगाए उसने उसकी बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन 8 रुपीज़ हो गई। देन टाइम वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें होगा उसने जो है तो ये हो गई अर्निंग्स उसकी टाइम वेजेस। उसके बाद उसकी जो एक्स्ट्रा टाइम जो उसने सेव किया है वो बोनस कैलकुलेट होगा। उसने 2 घंटे बचाए तो उसका हाफ पे करेंगे उसे 1/2 इंटू 2 जो उसकी टाइम सेविंग है इंटू 1 इज इक्वल टू 1 रुपी। तो एक्स्ट्रा जो उसे पे किया गया है वो 1 रुपी। इस तरह उसकी जो टोटल अर्निंग है वो हो गई 9 रुपीज़। तो इस टास्क के लिए उसकी जो टोटल अर्निंग थी वो 9 रुपीज़ हो गई। इसमें 8 आवर्स में काम कंप्लीट किया उसने, और उसके जो है जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 10 आवर्स था, तो 8 आवर्स इंटू 1 जो है टाइम वेजेस उसको दी गई 8 रुपीज़, और जो एक्स्ट्रा बोनस थे वो उसने 2 आवर्स सेव किया तो उसको हाफ उसकी जो है अपने रेट की पेमेंट कर दी गई, और इस तरह उसके 1 रुपी एक्स्ट्रा बने और टोटल अर्निंग उसकी 9 रुपीज़ हो गई। ये तो है हेजले प्लान। नो रोवान प्लान, इसी के अंडर एक रोवान प्लान आता है। बोनस पे टू वर्कर इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। टेकिंग द सिंपल केस 1, टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स हैं किसी भी जॉब के लिए, रेट है जो वो है 1 रुपी। ओके, सेम केस लेके चलते हैं। तो इसमें अब टाइम टेकन उसने जो किया है, उसने वर्कर ने जो टाइम लिया है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो 10 आवर्स ले लिया, तो सिंपल अर्निंग उसकी जो होंगी वही 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ होंगी। केस 2 लेते हैं हम। केस 2 में हम देखते हैं कि उसने 12 घंटे काम किया है एक काम को करने के लिए, तो उसने टाइम टेकन इज इक्वल टू 12 आवर्स, जबकि स्टैंडर्ड था टाइम 10 आवर्स था, और उसे क्या पेमेंट जो होगी वो उसके अपने रेट के हिसाब से होगी, और जो टाइम वेजेस आर गारंटेड, तो इस केस में उसको जो पेमेंट होगी 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 रुपीज़ हो जाएगी। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में उसने अपना काम बिफोर स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट किया। टाइम टेकन जो है उसने 8 आवर्स में किया, उसने 8 आवर्स में अपना काम कंप्लीट किया, तो उसकी अर्निंग जो कैलकुलेट होंगी वो ऐसे होंगी 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 रुपीज़। एक तो उसको अपने रेट के हिसाब से जितने घंटे में उसने टास्क किया उसे पेमेंट कर दी गई। उसके बाद उसका बोनस कैलकुलेट किया जाएगा जो उसने टाइम सेविंग्स की। उसने 2 आवर्स की सेविंग की, टोटल स्टैंडर्ड टाइम था वो 10 आवर्स,
तो उसको जो है और अपना जो है उसकी पेमेंट कर दी गई एक्स्ट्रा 1.60, तो 1.60 इसकी जो बोनस बना, तो टोटल उसकी अर्निंग हो गई 9.60। तो ये है रोवान प्लान। इसमें जो बोनस पेड किया जाता है प्रोपोर्शन टू टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम। केस 3 टाइम टेकन 8 आवर्स, सिंपल 8 इंटू 1 उसको 8 रुपीज़ पे कर दिए गए, और उसके बाद उसे बोनस जो टाइम सेव किया 2 आवर्स किया, 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 10 इंटू 8 बनता है ये 1.60 जो उसका बोनस था, उसको सम किया, उसकी उसमें जो टाइम वेजेस थी 8 इंटू 1 8 प्लस 1.60, तो उसकी जो अर्निंग्स होंगी 9.60। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो टाइम सेव किया होता है उसने उसको प्रोपोर्शन टू स्टैंडर्ड टाइम, जो 10 आवर्स था, टाइम से सेव था 2 आवर्स, तो उसको 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम से करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये बोनस होता है। नाउ we discuss the earning varying proportionality less than the output, सिमिलर इसमें थर्ड है। इसी में नंबर सी है बेडॉक्स स्कीम। इसमें जो होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज फिक्स्ड, इसमें स्टैंडर्ड टाइम जॉब का फिक्स होता है। ईच मिनट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड अ पॉइंट और बीस, उनको बी कहा जाता है। ईच जॉब हैज स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बीस। द वर्कर रिसीव बोनस which is equal to 3/4 of the number of points earned। तो इसको हम समझते हैं थ्रू कैलकुलेशन कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें बेडॉक्स स्कीम में फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 10 आवर्स है। अगेन द रेट जो है पर आवर का वो है इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, दीज आर दी स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट पर आवर। तो इसमें अब केस 1 में जो है वो उसने एक्चुअल टाइम जो लिया है वो टाइम टेकन जो है उसका 10 आवर्स है, और उसके जो रेट हैं अर्निंग 1 पॉइंट जो उसकी अर्निंग्स हैं, तो जो उसकी अर्निंग्स हैं वो 12 इंटू हिज रेट पर आवर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ हो गई। तो ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 लेते हैं। इसमें जो है हम देखते हैं कि उसने एक्चुअल टाइम कितना लिया, टाइम टेकन वो इसने लिया है 8 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स से पहले उसने 10 आवर्स था, उसने 8 आवर्स में कंप्लीट किया। तो उसकी जो अर्निंग्स होंगी, तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो कितनी बनेंगी, इज इक्वल टू 8 इंटू 1 सिंपल 8 रुपीज एक हो गई। देन बोनस कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसकी स्टैंडर्ड 20 कितने थे उसके जॉब के, स्टैंडर्ड 20 मीन्स उसके थे 10 आवर्स इंटू एक जो आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 600 जो है उसने 20 थे, स्टैंडर्ड 20 थे एक काम के। तो उसके बाद उसने एक्चुअल 20 कितने लिए, मतलब कितने उसमें उसने काम कंप्लीट किया 8 इंटू 60। तो कितना बना ये 8 इंटू 60 480। एक तो स्टैंडर्ड 20 थे जो किसी काम को कंप्लीट करते हुए उसको रिक्वायर्ड थे, स्टैंडर्ड आवर्स थे उनको, मींस 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 10 आवर्स थे, 10 इंटू 60 620 थे, उसने एक्चुअली 8 आवर्स में किया, तो 8 इंटू 60 करेंगे तो उसने जो है एक्चुअल 20 480 किए। तो उसके बाद उसने 20 सेव्ड कितने किए, 600 माइनस 480, उसने 120 20 सेव कर लिए, 120 20 पॉइंट सेव किए उसने। तो उसका जो बोनस कैलकुलेशन होगी वो होगी 75, जैसे कि बात की 3/4 उस पे रेशो पे देते हैं, तो 75/100 इंटू 120 सेव्ड इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60। तो इससे क्या निकलेगा,
बोनस उसका इस तरह कि 8 जो उसने अपने प्लस वो अपनी अर्निंग्स थी जो उसकी जो ये वाली अर्निंग्स हैं 8 रुपीज़ ये अर्निंग प्लस जो इसकी वैल्यू है वो आती है 1.50 तो 8 प्लस 1.50 मीन्स उसका जो टोटल अर्निंग बनी वो 9.50 बनी। क्लियर। इसमें क्या करते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम सेट है 10 आवर्स और रेट पर आवर 1 रुपी है तो उसमें जो सिंपल केस अगर उसने 12 आवर्स ने किया है तो उसको 12 इंटू 1 12 रुपीज़ पे होंगे। फिर उसके बाद अगर उसने बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम किया एक्चुअल टाइम उसने 8 आवर्स लिए हैं तो 8 इंटू 1 उसकी अर्निंग्स हो गई जो बेसिक अर्निंग्स हैं। उसके बाद बोनस कैलकुलेशन कैसे होगी 10 इंटू 60 कि कितने स्टैंडर्ड बीस चाहिए थे कितने मिनट्स चाहिए थे उसे कंप्लीट करते। वैसे 600 मिनट्स एक स्टैंडर्ड टाइम था कंप्लीट करते हुए किसी जॉब को करने और एक्चुअल बीज उसने कितने आवर्स कितने मिनट्स में कंप्लीट किया उसने 480 मिनट में कंप्लीट कर लिया 8 इंटू 60 तो उसने कितने बीस कितने पॉइंट सेव किए मिनट सेव किए 120 मिनट सेव किए तो उसका 3/4 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो सेव किए 120 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 1.50 बोनस होगा जो उसकी अर्निंग्स 8 रुपीज़ जो बेसिक थी उसमें ऐड होके 8 प्लस 1.50 9.50 उसकी अर्निंग हो जाएंगी। नाउ थर्ड वन इज अर्निंग डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें जो नंबर 1 है टेलर्स डिफरेंशियल piece rate system. An efficient worker whose output exceed standard output is paid 120% of the piece rate. Contrary to this, an efficient worker receives only 80% of the piece. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसमें बेसिकली जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो सेट कर दी गई है 100 यूनिट्स की। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 100 यूनिट्स हैं एक वर्कर के लिए। उसका जो रेट है वो है फॉर एग्जांपल ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 10 पैसा है। उसके बाद हम क्या करेंगे 120% जो उसका है वो ऑफ पीस रेट उसके बाद 20% ऑफ जो है पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड्स। अब जो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा या इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको 120% के हिसाब से पे किया जाएगा और अगर वो लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव करता है तो उसको 80% ऑफ पीस रेट एट बिलो स्टैंडर्ड पे किया जाएगा। अच्छा इसमें देखें केस 1 लेते हैं हम अगर तो इसमें सिंपल है आउटपुट जो उसने की है वो 120 यूनिट्स की है। दिस मीन्स दैट ही हैज अचीव दी अबव स्टैंडर्ड आउटपुट। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी अर्निंग्स उसकी क्या होंगी जैसे कि बात की स्टैंडर्ड या उससे अबव आउटपुट पे उसे 120% पे किया जाएगा। 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 तो उसको जो उसकी अपने रेट्स हैं जो 0.10 तो वो जो उसकी अर्निंग्स होंगी ₹14 होगी 0.40। तो इसमें क्या है स्टैंडर्ड आउटपुट सेट की गई 100 उसने 120 अचीव किया तो उसको 120% के हिसाब से पे किया जाएगा। ये उसकी आउटपुट थी ये उसकी परसेंटेज है 120 और इनटू उसके रेट हैं तो वो पर आवर तो वह ₹14.40 उसकी जो है अर्निंग्स होंगी इन केस ही अचीव द स्टैंडर्ड और अबव द स्टैंडर्ड। अगर दूसरे केस में उसकी जो परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड से बिलो है और वो 100 से कम जो है यूनिट प्रोड्यूस करता है आउटपुट है उसकी तो ये केस 2 होगा। इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी सिंपल उसकी जो है आउटपुट है वो 90 है
तो क्या मतलब हुआ कि उसने जो इस स्टैंडर्ड से 100 यूनिट से कम पे, तो उसको अब जो पेमेंट्स होंगी वो 80 के हिसाब से % के हिसाब से होंगी। कैसे? 90 उसकी यूनिट जो उसने प्रोड्यूस किए इंटू 80/100 इंटू उसके जो रेट हैं, तो उसकी कितनी अर्निंग हुई? 7.20। तो इसमें आप देखें डिफरेंस, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से अचीव ज़्यादा उसने टारगेट अचीव किया है तो उसे 14.40 उसको अर्निंग्स हुई हैं। अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम पे अपना जो है टारगेट है उसका है स्टैंडर्ड टाइम से कम, स्टैंडर्ड आउटपुट से कम उसने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जैसे इस केस में 100 था स्टैंडर्ड आउटपुट, उसने 90 अचीव किए हैं, तो उसे 80% के हिसाब से पेमेंट होगी। तो इस केस में उसकी अर्निंग सिर्फ 7.20 होगी। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा पे 120% की रेट पे करते हैं, और जो बिलो दी स्टैंडर्ड है उस पे 80% के हिसाब से पे करते हैं। तो इसमें इंसेंटिव होता है एम्प्लॉय को कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे ताकि उसकी जो परसेंटेज हैं, जो उसकी अर्निंग्स हैं वो बढ़ें। इसी में एक आता है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें स्टैंडर्ड पीस रेट इज गिवन टू अ वर्कर अप टू 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। 83% तक उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट हो तो उसको स्टैंडर्ड पीस रेट दिया जाता है, एट विच अ बोनस ऑफ 10% ऑफ द टाइम रेट इज पेबल विद अ फर्दर 10% बोनस ऑन रीचिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इसमें स्टैंडर्ड जो है आउटपुट जो थी वो 100 यूनिट सेट की हुई है, और जो रेट है फॉर दी सिंपल केस 10 पैसा है। टू मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड 10 पैसा हम रखते हैं, और जो केस 1 में उसकी आउटपुट है वो है 80 यूनिट्स, मींस उसको जो 83 पर था पर उसे कम है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? एफिशिएंसी कैलकुलेट की 80/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 80। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% है, मीन 83% से उसकी एफिशिएंसी कम है इस वक्त। तो उसको कितना पे करेंगे? उसको 80 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 8। तो उसकी जो अर्निंग्स होंगी 8 रुपीज़ होंगी, बिकॉज उसको फ्लैट रेट जो उसका पॉइंट जो था 10 पैसा उसकी बेसिस पे पेमेंट की गई है, और उसकी क्योंकि बिलो दी स्टैंडर्ड थी 83% से कम थी। अब केस 2 लेते हैं हम। इसमें केस 2 इसमें वो क्या है कि उसकी आउटपुट जो है वो 90 यूनिट्स है, मींस उसकी जो है 83% वाले जो थ्रेशोल्ड है, जो बेंचमार्क है, उससे हाई है। तो उस केस में क्या होगा? एफिशिएंसी उसकी कितनी हुई? उस केस में इसकी एफिशिएंसी जो है 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 90। उसकी एफिशिएंसी 90, दैट मीन्स उसकी 83% से ज़्यादा है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी अर्निंग्स? तो इस केस में उसकी एफिशिएंसी जो 83% से ज़्यादा होकर 90% पे है, मगर स्टिल बिलो दी जो है उसका जो आउटपुट है 100 यूनिट से कम है, तो इस वजह से उसको ओनली 10% उसके जो है उसको पेमेंट करेंगे। 90 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये उसकी इंटू 0.10, तो उसकी जो अर्निंग्स होंगी वो होंगी 9.90। अब एक केस लेते हैं, केस 3, जिसमें उसकी जो है वो है अपनी एफिशिएंसी, वो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो इस केस में हम लेते हैं कि उसने 110 यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसने। ओके, दैट्स फाइन। उसकी जो एफिशिएंसी है मींस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 110 डिवाइडेड बाय 100
इनटू 100, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 110% एफिशिएंसी है उसकी। तो उसके बाद हम उसकी अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 110 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा उसको किया विद अ फर्दर 10% बोनस ऑन रीचिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट और अबव। तो उसके बाद हमने उसकी कैलकुलेशन ऐसे की, 110 उसने अचीव किए आउटपुट यूनिट, 120 इंटू 100 उसकी जो परसेंटेज पे करेंगे, और उसकी जो अपना रेट है वो है 0.10, तो इस हिसाब से उसको जो पेमेंट होंगी उसको 13.20 होंगी। दैट्स दीज आर द केस। तो इसमें आपने देखा जो स्टैंडर्ड आउटपुट होती है वो सेट कर दी जाती है। स्टैंडर्ड आउटपुट जैसे कि इस केस में हमने देखा 100 यूनिट्स थे और रेट 10 पैसा था, तो जो 83% से बिलो आउटपुट होगी तो उसको जो है 80% के हिसाब से पे किया जाएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट इस सिस्टम में स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दी गई 100 यूनिट की, तो जो रेट है वो 10 पैसा है। तो अगर 83% से लेस देन एफिशिएंसी है, जैसे पहले केस में हमने देखा आउटपुट उसकी 80 रही है, तो एफिशिएंसी उसकी होगी तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट, तो 80% है, तो उसको जो पेमेंट होगी सिंपली 80 इंटू उसके जो अपने रेट है 0.10, तो 8 रुपीज़ है। दूसरे केस में हमने देखा कि अगर 83% से वो ज़्यादा जाता है मगर स्टैंडर्ड जो उसकी जो आउटपुट है 100% से एफिशिएंसी से कम है, तो उसको 10% एक्स्ट्रा बोनस देंगे। वो कैसे, 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 उसकी 90% एफिशिएंसी आ गई, तो उसको क्या करेंगे 90 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.10 उसकी जो रेट हैं, तो ये जो आ गया है जो उसकी अर्निंग्स आ गई वो है 9.90 केस। अब केस 3 में उसकी जो है एफिशिएंसी है स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा है। इस केस में हमने लिया 110 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जबकि स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स थी, तो उसकी जो है जो एफिशिएंसी आई 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 110% आ गई। तो 110 उसकी आउटपुट थी, उसको पेमेंट जो की एक्स्ट्रा किया गया है 120% तो इंटू 0.10 इज इक्वल टू 13.20 उसकी अर्निंग होगी। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड से जब ऊपर जाते हैं या स्टैंडर्ड अचीव करते हैं एक सेट स्टैंडर्ड आउटपुट का, तो उसकी बेसिस पे जो इंक्रीमेंटल परसेंटेज जो है जो पेमेंट की वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो फाइनली वी विल लुक एट द गैंट टास्क सिस्टम। So finally we look at the Gantt task system. Worker is guaranteed his time rate for output below the standard. When standard output is reached, which is set at high level, worker is entitled to bonus of 20% of the time wages. For the output above the standard output, high piece rates are paid. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि रेट पर आवर जो है वो है रुपीस जो है रुपी 0.50 है। फॉर एग्जांपल हाई पीस रेट जो है वो जो है स्टैंडर्ड से ज़्यादा है उसकी प्रोडक्टिविटी, तो उस केस में उसको हाई पीस रेट जो होगा वो रुपी 0.10 एक्स्ट्रा जो होंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट सेट की गई है इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। उसके बाद हमने टाइम टेकन उसका देखा कि उसने लिए हैं, उसके बाद है टाइम टेकन 8 आवर्स। तो अब इसके देखते हैं, अब हमने देखा कि आउटपुट सेट कर ली गई 80 यूनिट्स हैं, जो रेट पर आवर उसके 0.50 हैं, हाई पीस रेट 0.10 हैं, टाइम टेकन 8 आवर हैं। तो केस 1 हम देखते हैं, उसमें उसने फॉर एग्जांपल 70 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो हम केस 1 देखते हैं, केस 1 में उसकी आउटपुट 70 यूनिट्स हैं। तो इस केस में उसकी क्या होगा कि अर्निंग्स कितनी होंगी, 80 इंटू 0.50 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। एक तो बेसिक अर्निंग्स उसकी होगी 4 रुपीज़ हो गई। उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो कैसे है
तो ये 70 यूनिट्स की उसके कम होने पे 70 यूनिट्स के कम में उसके हैं स्टैंडर्ड रेट से। ये दोबारा एक मिनट इधर आना। तो ये अब तो उसने जो है वो आउटपुट जो अचीव की है, फॉर एग्जांपल उसकी आउटपुट है वो 70 यूनिट्स है। तो उसकी जो पीस रेट है वो है 0.50, तो उसको हम पे करेंगे 88 इंटू 0.50। उसने टाइम टेकन तो उसको इतना किया, 4 रुपीज़ पे कर दिया। अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2। उसमें उसको जो है वो अपना क्या कहते हैं, उसने अब हम केस 2 लेते हैं। उसमें उसने 80 यूनिट्स जो हैं आउटपुट अचीव की। तो 80 यूनिट जो है स्टैंडर्ड आउटपुट भी थी, तो उसको पेमेंट जो होगी वो होगी 8 इंटू 0.50 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। ओके, देन उसके जो है एक्स्ट्रा जो होंगे 20% ऐसे होंगे कैलकुलेट, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.80। तो टोटल उसकी अर्निंग्स हो जाएंगी 4.80 इफ ही अचीव द स्टैंडर्ड आउटपुट 80 यूनिट्स। तो इसी तरह अगर वो स्टैंडर्ड से भी हाई पे वो है अपना यूनिट प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल वो प्रोड्यूस करता है 110 यूनिट्स, तो उसको जो है हाई पीस रेट पे पेमेंट हो जाएगी। 110 इंटू 0.10 पॉइंट जो उसका हाई पीस रेट है इनटू इज इक्वल टू 111 रुपीज़। तो ये हो गया इसकी हाई पीस रेट पे सेट हो गई। अब इसमें 3 कंडीशंस हमने देखी। इसमें ये कि हमने पर आर रेट थे 0.50, फिर हाई पीस रेट सेट किए गए 0.10, स्टैंडर्ड आउटपुट 80 यूनिट्स थी, टाइम टेकन 8 आवर्स है जैसे। तो आउटपुट अगर उसकी बिलो दी स्टैंडर्ड है 70, तो उसको सिंपली 8 इंटू 0.50 जो रेट पर आर है स्टैंडर्ड रेट, उस पर पे करेंगे तो 4 रुपीज़ होंगे। अगर उसने स्टैंडर्ड अचीव किया है तो उसको 8 इंटू 0.50 4 रुपीज़ प्लस 20% जो एक्स्ट्रा होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 मीन्स 0.80, उसको सम करेंगे तो 4.80 है, उसकी अर्निंग का 20% एक्स्ट्रा है। अगर सिंपली उसने स्टैंडर्ड से भी अबव अचीव किया है, स्टैंडर्ड जो 80 यूनिट था उससे अबव अचीव किया है, तो उसको 110 हाई पीस रेट 0.10 सिंपली उसकी जो अर्निंग होगी वो 11 रुपीज़ होगी। सो दीज आर दी डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स, और हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट जो है इंसेंटिव स्कीम्स में बोनसेस को। तो ये वेरी करते हैं, मींस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो उसमें हमने कैलकुलेशंस देखी कि डिफरेंट जो है बोनसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं अंडर डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप इंसेंटिव्स प्लान की। ये तो हमने बात की इंडिविजुअल के जो है वर्कर की प्रोडक्टिविटी या आउटपुट की बेस पे जो उसकी इंसेंटिव बोनस हैं उसकी बात की, मगर ये है कि अब ग्रुप इंसेंटिव्स प्लान्स की भी बात हम करते हैं, क्योंकि टीम जो है आजकल जो काम है वो टीम की सूरत में होता है। इट्स टीम वर्क, कोई भी आउटपुट या जो टास्क होता है या जो प्रोडक्ट होती है सर्विसेज होती है एक आदमी नहीं प्रोवाइड करता, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द टीम वर्क कॉपरेशन, और जिसमें डिफरेंट मेंबर्स अपने अपना टास्क करते हैं जो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज की फॉर्म में आता है। तो इसलिए जो है इसका एडवांटेज क्या है ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स का, कि इसमें बेटर कॉपरेशन अमंग टीम मेंबर्स होता है, कि उन्हें पता हो कि उनकी जो म्यूचुअल जो है जो एफर्ट्स हैं
और इन टर्म्स ऑफ जो उनका फाइनल टीम आउटपुट है उसकी बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। तो उनमें आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद लेस सुपरविजन चाहिए, क्योंकि सुपरविजन की ज़रूरत नहीं रहती है, सच लेस सुपरविजन, क्योंकि टीम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी आउटपुट और अपने बोनसेस पे, जो है रिवॉर्ड जो है उसकी आउटपुट पे बेस करते हैं। तो उन्हें पता होता है, मोटिवेट होते हैं, अगर टीम ने अपने टास्क अचीव किया, आउटपुट अचीव की, तो उन्हें बोनस एक्स्ट्रा दिया जाएगा और उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। तो इसकी वजह से रिड्यूस एब्सेंटिज्म, और ये है कि जो एब्सेंट रेट है वो भी कम होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक मेंबर एब्सेंट है तो उससे ओवरऑल जो है फ़र्क पड़ेगा कि जो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस पे और अल्टीमेटली उनके जो इंसेंटिव्स हैं। तो इससे जो है जो अपने कोलीग्स हैं उसको इनकरेज करते हैं कि अपने काम पे आए, और ताकि वो एक टीम वर्क की सूरत में वो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज एफिशिएंट वे में दे सकें। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? एन एफिशिएंट वर्कर में सफ़र फ्रॉम इन एफिशिएंसीज ऑफ टीम मेंबर्स। तो जो एफिशिएंट वर्कर है, टीम में डिफरेंट जो है स्किल्स के लोग, बट कम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो टीम जो होती है एक टास्क या पर्पस के या गोल के अगेंस्ट जो है एक बनाई जाती है, और उसका जो होता है एक कॉमन गोल होता है, पर्पस होता है उस टीम का, और वो कम्प्लीमेंट्री स्किल्स के इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक काम करते हैं किसी आउटपुट के लिए या किसी गोल के लिए। तो उसमें कुछ वर्कर होंगे जो एफिशिएंट होंगे और कुछ होंगे इनएफिशिएंट होंगे। तो जो एफिशिएंट वर्कर है वो सफ़र करता है, उसकी एफिशिएंसी सफ़र करती है इनएफिशिएंसी ऑफ अदर टीम मेंबर्स। ऐसा वर्कर जिसकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, या वो मोटिवेट नहीं है, या इनएफिशिएंट है, तो एफिशिएंट वर्कर सफ़र करता है, बिकॉज उसके टीम जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते, तो अल्टीमेटली उसे भी उसकी एफिशिएंसी का रिवॉर्ड नहीं मिलता। राइवलरी अमंग दी वर्कर्स, तो उसमें यह है कि कुछ वर्कर जो होते हैं मोर एफिशिएंट होते हैं, कुछ एफिशिएंट इन लेस एफिशिएंट होते हैं। तो इसकी वजह से तो उनमें आपस में राइवलरी भी आ सकती है, रिफ्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। अब हम इन ब्रीफ बात करेंगे इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। जैसे कि हमने बात की कि इंसेंटिव स्कीम्स को डिज़ाइन करते हुए ये सोचना चाहिए कि जो डायरेक्ट वर्कर जितने इंपॉर्टेंट हैं बोनस के लिए एलिजिबल हैं, उतने ही इनडायरेक्ट वर्कर हैं। बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट डायरेक्ट वर्कर आर एबल टू प्रोड्यूस गुड्स और गिव सर्टेन आउटपुट। तो अगर ये सपोर्ट वर्कर्स नहीं होंगे, इनडायरेक्ट वर्कर नहीं होंगे जो अल्टीमेटली सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके काम को, उनके हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो वो जो डायरेक्ट वर्कर हैं वो अपने जो है स्टैंडर्ड जो आउटपुट हैं या प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जब इंसेंटिव स्कीम डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें बड़ा एक प्रॉब्लम है कि कैसे सेट किया जाए इनडायरेक्ट वर्कर्स के बोनसेस और रिवॉर्ड को। तो these are normally difficult to measure the output of indirect worker like security staff, maintenance staff and canteen employees। अब सिक्योरिटी स्टाफ है, किसी फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन यूनिट में उसकी ड्यूटी है, अल्टीमेटली वो सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं एम्प्लॉइज़ को जो वर्कर्स हैं। इसी तरह मेंटेनेंस स्टाफ वाला जो है वो मशीन को देख रहा है, अपना उसकी मेंटेनेंस देख रहा है, और जो कैंटीन एम्प्लॉइज़ हैं वो स्टाफ को फूड प्रोवाइड कर रहा है। मगर इनकी जो है आउटपुट के साथ रिलेट करना है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये भी इशू है। तो मेरिट रेटिंग है, रिवार्डिंग एम्प्लॉइज ऑन अदर क्वालिटीज़ इन एडिशन टू आउटपुट। तो इसमें ये किया जा सकता है कि उनकी और स्टैंडर्ड रख लें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स कि आउटपुट और प्रोडक्शन जो आउटपुट है या यूनिट की जो उसने एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की, उसको ना देखें आउटपुट को, रादर कोई और क्वालिटीज़ हैं उसकी, मीन्स वो कम एब्सेंट होता है, मोटिवेट है, उसका जी है अपना काम है जो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, उसमें और कोई एबिलिटीज़ हैं जो उसकी जॉब के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको बेसिस बना के भी उन्हें इंसेंटिव्स जो है इनडायरेक्ट वर्कर को प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये नो डाउट इट्स वेरी नेसेसरी टू आल्सो गिव बेनिफिट टू इनडायरेक्ट वर्कर फॉर इंसेंटिव, अदरवाइज़ वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि उनके जो प्रोडक्शन स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, वो तो बोनस ले रहे हैं, उनको तो मिल रही है इंसेंटिव्स और इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑन दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा जो एफर्ट पे उनकी। मगर इनडायरेक्ट वर्कर अगर उसी वर्क इन्वायरमेंट में काम करे और उन्हें डिप्राइव किया जाता है इंसेंटिव से, तो वो डीमोटिवेट होंगे। तो डेफिनेटली एक इंसेंटिव सिस्टम में उनका हिस्सा होना चाहिए इनडायरेक्ट
वर्कर्स का, जो उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में बात की इंसेंटिव की, और बेसिकली जो हमने देखा कि इंसेंटिव सिस्टम होते हैं मोटिवेशन से कैसे उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं लिंक करते हैं, और कितने ज़रूरी है इंसेंटिव सिस्टम का होना एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंट जो हैं स्कीम्स हैं, इंसेंटिव स्कीम्स टाइप्स हैं, और उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स में, कैसे अर्निंग्स और बोनस कैलकुलेट किए जाते हैं, हमने वर्कआउट किया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दीज इंसेंटिव स्कीम्स एंड कैलकुलेशन जो हमने की कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है बोनसेस। तो इसके बाद हमने टच किया कि इनडायरेक्ट वर्कर्स को भी कंपनसेशन में उनको बेनिफिट देना चाहिए, इंसेंटिव में बेनिफिट देना चाहिए जैसे कि डायरेक्ट वर्कर को दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स की एंड सर्विसेज की, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जो रेन्यूमरेशन और कंपनसेशन का जो टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।